अंबेडकर साहब है वो तो साइमन कमीशन के सपोर्ट में थे, जहां पर लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी लाहौर में प्रदर्शन के दौरान। उसके बाद भी अंबेडकर साहब ने जो है समर्थन किया किसका? साइमन कमीशन का। तो लेकर बहुत सारे लोग उन्हें देशद्रोही और भारत विरोधी बताते हैं। अंबेडकर साहब हमेशा उस लाइन में चले हैं जिस लाइन में बाकी के लोग चलते ही नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय हिस्ट्री विद युवा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद युवा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, अभी यूनिक कॉन्सेप्ट्स की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आज एक और कमाल के टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी फिलोसफी का जो कोर्स है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें भगवद गीता है, इंडियन फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफर्स और कुछ जो विचारक हैं उनकी हम बात करेंगे बहुत डीपली, और समाज को कुछ समझ में आ पाए, समाज तक कुछ मैसेज पहुंच पाए, इस पर्पज से हम जो है फिलोसफी को डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक मैसेज और मैं आपको दे दूं, फिर मैं शुरू करूंगा जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं। एक मैसेज और मैं ये देना चाह रहा हूं आपको कि मैं लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं सिस्टम जमा लूँ, अभी मेरे पास कुछ सेटअप ज़्यादा है नहीं, तो जितनी व्यवस्था है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, डिबेट्स स्टार्ट होंगी, और इसके अलावा इंटरव्यूज़ भी मैं स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर हम एजुकेशन और पॉलिटिक्स और जितने भी कैटेगरीज हैं उनको लेकर एक्सपर्ट से जो है सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा उसमें भी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का जो है सपोर्ट किया था। इसको लेकर बहुत सारे लोग उन्हें देशद्रोही और भारत विरोधी बताते हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब हमेशा उस लाइन में चले हैं जिस लाइन में बाकी के लोग चलते ही नहीं हैं। अंबेडकर साहब अगर एक्स की तरफ जा रहे हैं तो बाकी सारे वाई की तरफ, अंबेडकर साहब वाई की तरफ जाते हैं तो बाकी सारे एक्स की तरफ। ऐसे ही साइमन कमीशन के साथ भी हुआ। देखो, ये मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था कि जो अंबेडकर साहब है वो तो साइमन कमीशन के सपोर्ट में थे, जहां पर लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी लाहौर में प्रदर्शन के दौरान। उसके बाद भी अंबेडकर साहब ने जो है समर्थन किया किसका? साइमन कमीशन का। तो ऐसा क्यों है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थोड़ा सा आप साइमन कमीशन के बारे में समझो कि ये कमीशन था क्या और क्यों इंडिया आया था। साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन क्या है ये बताना मेरा पर्पस नहीं है, और मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि हमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। देखो, साइमन कमीशन जो है ये 1928 के आसपास इंग्लैंड से निकला था, पेन भी नहीं चल रहा है, और 3 फरवरी तक भारत पहुंच गया था 1928। ये दिसंबर नवंबर के आसपास निकला था और 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंच गया था। इस आयोग में 7 ब्रिटिश यानी कि 7 अंग्रेज अधिकारी थे, जिनमें जॉर्ज साइमन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, जिनके नाम पर साइमन कमीशन ये नाम पड़ा। उस साइमन कमीशन जो नाम जॉर्ज साइमन के नाम पर पड़ा था वो इसके अध्यक्ष भी थे, जॉर्ज साइमन, जिनके नाम पर ये साइमन कमीशन नाम पड़ा था इस आयोग का। तो ये 1928 तक भारत में आया। तो 1928 में भारत में आने के इसके पर्पस क्या थे, क्यों आया? तो पर्पस ये थे कि 1916 में हमारे कांग्रेस ने और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक साहब, उन्होंने 1916 में स्वशासन की मांग की थी, जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कहानी साइमन कमीशन की 1916 से ही स्टार्ट होती है,
जहाँ पर स्वशासन की मांग रखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे और होम रूल का जो आंदोलन है उसका नेतृत्व भी वही कर रहे थे। तो स्वशासन की मांग हुई। स्वशासन की मांग ये थी कि आप अंग्रेज कानून बनाते कुछ हो, चलाते कुछ हो, या हमें बता कुछ और देते हो और चलाते कुछ हो। तो एक काम कुछ करो, या तो आप हमसे कानून बनवाओ और आप चलाओ, या तो आप कानून बनाओ हम चलाएं। तो हम कानून बनाएंगे, अंग्रेज चलाएंगे, उसे स्वशासन कहा जाता है, यानी कि स्वय शासन, यानी कि लिखकर हम देंगे, शासन आप करो, इसे कहा जाता है स्वय शासन। स्वराज वो था कि आप लिख कर दो, वो चलाएंगे हम। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक बुक लिख दो जिसमें सारा जो प्रशासन है, शासन है, वो कैसे चलेगा ये लिखा होगा, तो उसको स्वराज कहा गया था। यहाँ पर स्वशासन की मांग हुई, लेकिन स्वशासन नहीं मिला। अंग्रेजों ने एक डिमांड और रख दी कि 1914 से 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ उसमें भारत भी शामिल होगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने और बाकी के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भारत को शामिल करने से मना कर दिया। लेकिन एक शर्त ये रखी गई कि ठीक है, अगर आप इंडिया को शामिल करना चाहते हैं तो आपको स्वशासन देना होगा और भारत में आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जैसा कि बाकी देशों में लागू हो चुका था। लेकिन यहाँ पर स्वशासन भी हमको नहीं मिलता है। 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर भी हमें जो स्वशासन की बात रखी गई थी वो नहीं मिलता है। ठीक, तो 1919 का जो अधिनियम आया उसमें स्वशासन नहीं था। और आपको एक बात बताऊं, जब 1914 से 18 के बीच विश्व युद्ध शुरू हो गया, भारत भी शामिल हो गया, तो भारतीयों ने चंदा भी इकट्ठा किया था, पैसे जोड़े थे, इतना प्रेम हो गया था अंग्रेजों से कि चलो भाई हमें स्वशासन मिल जाएगा, लेकिन स्वशासन नहीं मिला। और चंदे इकट्ठा करके हमने अंग्रेजों की हेल्प की, कई सारे हमारे भारतीय सैनिक मारे गए, लेकिन स्वशासन हमें नहीं मिला। इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे पूरी पॉलिटिकल लीडर, सारी पार्टीज, के भाई हमको नहीं मिला। और इसी बीच बाल गंगाधर तिलक की मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो जो 1919 का अधिनियम आया था जिसमें डायआर्की सिस्टम लागू हुआ भारत में, द्वैध शासन, कि एक जो है लोकसभा और एक जो है राज्यसभा, इसे डायआर्की सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये डायआर्की सिस्टम लागू हुआ, इसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है ना। तो इसी 1919 के अधिनियम या 1919 के रिफॉर्म एक्ट को देखने के लिए कि ये इंडिया में कैसे काम कर रहा है, इसके लिए साइमन कमीशन आया था और इसने भरोसा भी दिलाया था कि हम इंडिया में आकर जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडिया की हेल्प करेंगे और जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे और शिक्षा में सुधार करेंगे, इंडिया में लोगों के पास कितनी शिक्षा है इसका सर्वे करेंगे, ये सारी बातें इन्होंने कही। ठीक, तो ये मैंने इतना आपको बताया, मैं आगे और आपको बताता हूँ। हुआ क्या, 1928 में ये आया, सब लोगों ने स्वागत किया कि चलो भाई आए हैं तो कुछ करेंगे, सबको विश्वास था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं, एक भी इंडियन नहीं होगा। तो भाई इस साइमन कमीशन में जब इंडियन नहीं होगा तो साइमन कमीशन इंडिया के लोगों के बीच जाकर कैसे बात कर पाएगा? इनको हिंदी आ रही है क्या? तो एक भी भारतीय नहीं है इसमें शामिल, सातों के सात अंग्रेज हैं। तो इससे जो है भारतीय बहुत दुखी हुए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत दुखी हुए। और इसी बीच लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया लाहौर में, जिसमें लाठीचार्ज हुई और पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय को इतना मारा था उस आंदोलन में। और ऐसा बताते हैं कि नेहरू साहब ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी तो भी वो नहीं बच पाए और उनकी मौत हो गई थी। पहले तो वो घायल हो गए थे, उनको जब वहाँ से ले जाया गया तो उनकी डेथ हो गई थी। इससे जो भगत सिंह हैं और जो हमारे उग्रवादी संगठन थे, जो विश्वास करते थे कि
स्वतंत्रता है वो क्रांति से ही ली जा सकती है। तो उन्होंने भी बहुत विरोध किया, कई बम विस्फोट हुए। साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए साइमन गो बैक ये नारा भी लगाया गया और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये साइमन कमीशन का जो शुरुआती पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको पूरा बताया। ठीक, इसके अलावा साइमन कमीशन से डॉक्टर अंबेडकर मिले थे और पेरियार ईवी रामास्वामी ये भी इनसे जाकर मिले थे, और एक छोटे लाल, ये सारे दलित नेता थे जो इनसे जाकर मिले। तो कहानी तो यहीं से शुरू थी, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। तो साइमन कमीशन और अंबेडकर साहब के बीच बात क्या हुई थी उसकी बात करते हैं। देखो, साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो अंबेडकर साहब को ये विश्वास था कि यहाँ पर दलितों को कुछ मिलेगा। अंबेडकर साहब इसे एक मौके की तरह देख रहे थे कि भाई यहाँ पर अगर दलितों को कुछ पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल जाती है, थोड़ा सा उन्हें इन्हेंसमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात होगी। और जो वंचित वर्ग हैं जिन्हें दलित वर्ग कहा जाता है, अगर उन वर्गों को अच्छी शिक्षा, गुड एजुकेशन मिल पाती है तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। और इस मौके का अंबेडकर साहब फायदा इसलिए उठाना चाहते थे कि जो दलित वर्ग है वो विकसित वर्ग हो रहा था उस टाइम, मतलब जो है वो जमीन से उठकर अब ऊपर उठ रहे थे। तो अंबेडकर साहब सोच रहे थे कि यहाँ पर दलितों को एक पहचान बनाने का मौका मिल पाएगा। यही रामास्वामी की भी सोच थी। लेकिन लास्ट में जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो अंबेडकर साहब उससे बहुत नाखुश थे, क्योंकि उसमें कुछ भी अंबेडकर साहब के मन के मुताबिक नहीं था। तो अंबेडकर साहब ने क्या मांग रखी थी उसकी बात करते हैं। अंबेडकर साहब ने 3 मांगे रखी थी। पहला कि जो वंचित वर्ग हैं जिनमें दलित हैं और महिलाएं हैं, देखो दलित और महिलाओं दोनों की स्थिति एक जैसी थी। अंबेडकर साहब इन दोनों के लिए हमेशा बहुत काम करते थे। तो पहली मांग ये थी कि जो दलित और महिलाएं हैं इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। भाई राजनीति में इनको जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले, और यहीं से रिजर्वेशन की पहली मांग, मेरे हिसाब से तो यहीं से जो रिजर्वेशन की बात आती है वो यहीं से स्टार्ट है। पहली बार रिजर्वेशन की जो बात है वो यहीं से है कि रिजर्वेशन मिले। मैं अभी रिजर्वेशन को भी समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो दलित और महिलाएं इनको जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर सकें अपने आप को कि भाई हम भी तो कुछ हैं। इसके बाद मूल अधिकार, दलितों को मूल अधिकार मिले, महिलाओं को भी मौलिक अधिकार मिले। जैसा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ऐसे मौलिक अधिकारों की मांग अंबेडकर साहब ने की। तीसरी बात, शिक्षा। अगर आप शिक्षा में सुधार कर रहे हैं तो थोड़ा सा दलितों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके लिए एक अलग बजट प्लान किया जाए कि इन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाए। दलित और महिलाएं इसमें दोनों शामिल है। ये जो साइमन कमीशन से अंबेडकर साहब जो मिलने जा रहे हैं वो दलित और महिलाएं इन दोनों के लिए ही मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक मौका के रूप में देख रहे थे कि भाई अगर साइमन कमीशन कुछ भी बात मान लेता है तो हो सकता है कि दलित और महिलाओं को एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो ये 3 से 4 अंबेडकर साहब की मांगें थी जो कि रिपोर्ट में पूरी नहीं हुई। इसीलिए 1932 में फिर एक पूना पैक्ट, जब अंबेडकर साहब इस बात पर अड़ गए थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बने, इसकी भी मांग की गई थी। दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो, अलग से इलेक्शन कमीशन इनके लिए बनाया जाए, क्योंकि हिंदू जो हैं वो इन्हें कभी भी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ये अंबेडकर साहब ने
बात रखी थी साइमन कमीशन के सामने। ये 4 से 5 बातें हैं, लेकिन रिपोर्ट में इनमें से एक भी चीज़ अंबेडकर साहब को नहीं मिली। और अंबेडकर साहब इससे बहुत दुखी थे, रामास्वामी जी भी इससे बहुत दुखी थे, और बाकी सारे तो पहले से दुखी थे ही। तो देखो यहाँ पर बात रिजर्वेशन की आई। रिजर्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझो। मैं बात करूं कि यहाँ पर 100 सीटें हैं, ये 100 सीटें हैं मान के चलो। अब यहाँ पर हमें 4 से 5 प्रकार के लोगों को बिठाना है। एक वो हैं जिनके पास पैर नहीं है, ऐसा मान के चलना है। एक वो हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक। एक इनसे ऊपर की क्लास वाले लोग हैं जो निम्न मध्य गरीब हैं, ऐसा मान के चलना है हमको कि गरीबों से थोड़ा सा ऊपर है। एक वो हैं जिनके पास बाइक, कार और इन जैसी सुविधाएं हैं, और एक है रईस लोग। ऐसे मान लो 5 प्रकार के लोग हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बिठाना है। तो देखो अगर हम इन पांचों को एक साथ खुला छोड़ देंगे तो फिर ये तो बेचारे पीछे रह जाएंगे, इनको तो कोई पूछेगा ही नहीं। ये थोड़े से पूछे जाएंगे, ये ज़्यादा पूछे जाएंगे, और फिर इनका तो वर्चस्व है। तो जिनके पास पैर नहीं है उनके लिए हम 20 सीट रिजर्व कर देते हैं, ऐसा मान के चलना है। 20 सीटों को रिजर्व कर देते हैं कि इन 20 सीटों पर इनका ही अधिकार होगा जिनके पास पैर नहीं है। इसे कहा जाता है रिजर्वेशन। कि इन 20 सीटों को जो जिनके पास पैर नहीं है उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, इसके अलावा और किसी को नहीं दिया जा सकता। बाकी के 1, 2, 3, 4 ये लोग जो हैं वो इधर कहीं भी सेटलमेंट करते रहें। तो इसे कहा जाता है रिजर्वेशन। प्रेफरेंस क्या होता है कि सबसे पहले इनको बिठा दें, उसे कहा जाता है प्रेफरेंस या वरीयता देना। प्रेफरेंस और रिजर्वेशन में अंतर होता है। रिजर्वेशन का मतलब होता है 20 सीटें बुक कर दी पहले से कि यही लोग बैठेंगे हमेशा, और प्रेफरेंस का मतलब ये है कि पहले ये लोग बैठेंगे, लेकिन सीटें कौन सी होंगी ये बुक नहीं है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन में और प्रेफरेंस देने में यानी कि वरीयता देने में फर्क होता है। तो रिजर्वेशन का मतलब आप समझे, वो मैंने आपको समझा दिया है ना। तो रिजर्वेशन की पहली मांग भी हम देखते हैं यहीं से है। अब सपोर्ट करने के पीछे कारण क्या था, तो इतनी देर से जो मैं बता रहा हूँ वही कारण है कि भाई अंबेडकर साहब को लग रहा था कि ये दलितों के लिए एक मौका बन सकता है। मौका कैसा कि उनको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिल सके, उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिल सकें, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके, और उनके लिए अलग से एक अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया जाए ताकि वो हिंदुओं से अलग वोटिंग कर सके। वरना हिंदू कभी भी दलितों को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे राजनीति में। तो ये कारण थे, तब तो अंबेडकर साहब सपोर्ट कर रहे थे कि भाई इन लोगों के लिए भी तो कुछ करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे मुझे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या ये ही स्वतंत्रता की परिभाषा है? स्वतंत्रता का आप संधि विच्छेद करो, आप लिखो स्वे प्लस तंत्रता। स्वे का मतलब होता है स्वयं यानी कि खुद, और तंत्रता का मतलब होता है सिस्टम यानी कि खुद का सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें व्यक्ति खुद का जो है पूरा योगदान दे सके उसे कहा जाता है स्वतंत्रता। स्वयं का तंत्र, स्वयं के लिए सिस्टम बनाना, उसे स्वतंत्रता कहा जाता है। अगर मान लो देश को यहाँ पर स्वतंत्रता मिल जाती 1930 के आसपास, तो भी क्या दलितों को और महिलाओं को स्वतंत्रता मिलती? नहीं मिलती। स्वतंत्रता तो उन लोगों के लिए मिलती जो राजनीति में अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं पहले से, इनको कहाँ से मिलती? तो ये बात आप समझें तब तो आप ये समझ पाएंगे कि अंबेडकर साहब ने क्यों साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। एक किताब है भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास स्पेक्ट्रम, उसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 412 में ये बताया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर और साइमन कमीशन के बीच क्या बात हुई। मैं आपको
स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बाकी आप पूरा खुद पढ़ लेना। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त किया। अक्टूबर 1928 में अंबेडकर आयोग के समक्ष पेश हुए। उन्होंने पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए एक समान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की, यानी कि जो 18 साल के दलित बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो वोटिंग कर सकें, उसके लिए अंबेडकर साहब ने यहाँ पर जो है साइमन कमीशन से गुजारिश की थी। इसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से उन्होंने वंचित वर्गों के लिए जरूरी समझे जाने वाली अधिकारों एवं रक्षोपायों पर स्मरण पत्र सौंपे। यानी कि अंबेडकर साहब ने, मैंने आपको बताया था कि प्रतिनिधित्व की बात की और मौलिक अधिकार की बात की थी। अंबेडकर ने कहा कि वंचित वर्ग और हिंदू समुदायों के बीच कोई संबंध नहीं है और कहा कि वंचित वर्गों को एक अलग एवं स्वतंत्र अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। मैंने कहा ना आपको कि एक अलग से निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। क्यों? क्योंकि हिंदू कभी भी इन्हें राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। उन्होंने माना कि वंचित वर्गों को उनकी शैक्षिक अवनति, आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक क्षमता एवं गंभीर राजनीतिक अयोग्यताओं से पीड़ित होने के कारण ब्रिटिश भारत में किसी भी अन्य अल्पसंख्यक की अपेक्षा अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, रिजर्वेशन की आवश्यकता है। ये मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ लेना उन्होंने और क्या क्या कहा है। तो इसलिए अंबेडकर साहब ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जबकि बाकी के सारे लोग जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अंबेडकर साहब ने सपोर्ट किया, मैंने विरोध बोल दिया तो आई एम सॉरी। तो अंबेडकर साहब ने सपोर्ट किया, बाकी के सारे लोगों ने विरोध किया। सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि अंबेडकर साहब यहाँ पर एक मौके की तलाश में थे। किसके लिए? दलित और महिलाओं के लिए। वो इन दो लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे, बाकी अंबेडकर साहब ने सबके लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो केवल दलित और महिलाओं के नेता थे, सबके नेता थे, लेकिन ज़्यादा काम किसके लिए किया? दलित और महिलाओं के लिए। और यहीं से अंबेडकर साहब ने ठान लिया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा उसमें मैं दलितों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अधिकार लिखूंगा और हमारा संविधान सबसे ज़्यादा दलित और महिलाओं के लिए समर्पित है, अगर आप समझें तो। क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, रईसों को क्या ज़रूरत है ना। तो ये था पूरा मैटर साइमन कमीशन और डॉक्टर अंबेडकर का। नेक्स्ट किसी वीडियो में और एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। जब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।